नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों आप लोग सहयोग बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें क्योंकि यही मोटिवेशन है हमारे लिए। और अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, साथ ही जो हमारी इंस्टाग्राम का जो पेज है उसे भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके संदर्भ में ये जो है स्पेसिफिक आपका क्या है, एक तरीके का इनिशिएटिव है। इसको देखेंगे हम कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट भी हमारे जो है फोकस में है ना। ठीक है, तो इसको आप थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है हमारा आज का टॉपिक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। तो ये देखिए पॉलिटी में हम मेंस के आंसर राइटिंग करते समय इसको यूज करेंगे कि भारत की रैंकिंग ऐसी है, तो हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसी। तो आर्टिकल 19 से सीधा सीधा रेलेवेंट है और लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ भी है कि जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, जहां पर हम अपने विचारों को रख ही नहीं पाएंगे, किसी सरकार को क्रिटिसाइज ना कर पाए, अपने अधिकारों की मांग ना कर पाए, लेकिन ये मांग का जो आधार होना चाहिए वो युक्ति युक्त होना चाहिए। तो इसको देखेंगे हम लोग, सेकंड पेपर का पार्ट है। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल फायर के बारे में यहां पर चर्चा की गई है, थर्ड पेपर का पार्ट है ना। क्लाइमेट चेंज से सीधा सीधा रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से सीधा सीधा रिलेटेड है। यहां पर एक व्हीकल में अभी जो है आग लग गई थी, तो उसके कारण एक कमेटी सेटअप किया गया कि क्या कारण था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में फायर जो है वो आग लग गई, तो इस तरीके की घटना क्यों लगी उसके बारे में फाइंडिंग्स देखेंगे। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है थर्ड पेपर का। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मेंस में मिल ही जाएंगे और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक होता है, इसको कभी मेंस की सीरीज में देखेंगे। आज में ये आपका जो पूरा फंडा है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का, आपको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पूरा समग्रता में बताऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए और ये जो है अलग अलग किताबों में अलग रेफरेंस से मिलता है। तो हम पूरी टाइमलाइन देखेंगे कि ब्रिटिश एरा में कैसा था, उसके बाद स्वतंत्रता के समय क्या संदर्भ था, है ना। यहां पर एनएससीएन क्या है, जो आईएम ग्रुप है आपका, एनएससीएन जो खापलांग ग्रुप है वो कैसा है, इजाक मुइवाह ग्रुप की बात करेंगे, यहां पर शिलोंग अकॉर्ड की बात करेंगे 1975 वाला, है ना। 1881 में जब ब्रिटिशर्स का अधिकार था तो वहां से हम उसको कनेक्ट करेंगे। नागालैंड जो नेशनलिस्ट काउंसिल है ना, उसको देखेंगे जो 1945 में बनी, है ना। तो इन सब चीजों की चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दूंगा मैं इसको, तो आपका ये टॉपिक यहीं पर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये थर्ड पेपर का पार्ट है। लास्ट जो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है आपकी 2022 की, इसके बारे में फाइंडिंग्स देखेंगे। इसको हम यूज करेंगे इस डेटा को कहां पर, जब हम थर्ड पेपर में मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ किस तरीके से जो है अभी जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसकी क्या आवश्यकता है ना। हमारे यहाँ किस तरीके से वैश्विक संदर्भ में बायोडायवर्सिटी को खतरा है, किस तरीके से मानवों के जीवन पर उसका दुष्परिणाम पड़ता है, इस संदर्भ में इसको देखेंगे। ये ऐसे के लिए भी हम जो है इसके डेटा को यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑथेंटिक रिपोर्ट की जो डेटा देते हैं, जो भी हमारे पास होते हैं, हम आंसर राइटिंग में इसलिए लिखते हैं, हमको ये नहीं दिखाना होता कि हमको बहुत सारा डेटा याद है। हम अगर कोई तर्क दे रहे हैं तो उस तर्क की पुष्टि के लिए हमको डेटा की आवश्यकता होती है। अगर किसी रिपोर्ट में 100 डेटा है तो हमको 100 की आवश्यकता नहीं, हमको 5 से 7 पॉइंट्स लिखने, हमको इंपॉर्टेंट 5 से 7 डेटा चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको देखेंगे, पहले टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो ये जो NIELIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो राज्य मंत्री हैं इनसे संदर्भित जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्यमिता और कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने जो शिक्षित युवाओं के लिए, उनमें स्किल डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट में जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उनके 5 सेंटर्स को उन्होंने वहां पर इनॉग्रेट किया। अब ये एक
किया है? न्यूज है। कहां किया है? ये प्रीलिम्स का हमारा पार्ट हो गया है ना। और क्यों किया गया होगा ये अभी देख लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले फैक्चुअल चीज की कहां पर है इनके 5 सेंटर्स। तो पहला डिब्रूगढ़ में, दूसरा दीमापुर में है, जोरहट में है, पासीघाट में है और सेनापति में है ना। ये नाम याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है, स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है। इसको पहले जो है DOEACC के नाम से जाना जाता था, एक सोसाइटी के रूप में, आपकी रजिस्टर्ड सोसाइटी थी है ना, जो ऑफर करती थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो स्पेसिफिक एरिया उसमें स्किल डेवलपमेंट कैसे करें, तो वहां पर वो प्रशिक्षण का काम करती थी विभिन्न स्तरों पर, ठीक है ना। ये एसोसिएटेड होगी आपकी किस मिनिस्ट्री से? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? तो सीधी बात है, लोगों की जो आपका जीवन स्तर है उसमें सुधार, और वहां पर क्या करना है, आय का स्तर भी उनका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कौशल विकास होगा, तो प्रति व्यक्ति जो आपकी आय है उसमें भी विकास होगा, तो आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। अल्टीमेटली जब उनकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी वो बढ़ेगी तो वो उपभोग करेंगे, तो इससे जो इकोनॉमी का पूरा साइकिल है वो आपका क्या होगा, वहां पर सुचारू रूप से संचालित होगा। इससे समग्रता में जो वहां के लोगों का विकास होगा, और उससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में अगर विकास होगा तो इंसर्जेंसी की समस्या भी खत्म होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जो अप टू द मार्क डेवलपमेंट है वो वहां पर होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट भी आपका वहां पर बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली समग्र देश के विकास में अपनी भूमिका को जो है वो वहां पर निर्वहन करेगा भूमिका का, ठीक है ना। इस तरीके से कनेक्ट करिएगा। अब यहां पर इससे क्या करना है कि इंप्रूव करना है गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को, मतलब जो सरकार का काम काज है, जैसे ई गवर्नेंस है ना, तो उससे ट्रांसपेरेंसी को हमको एंश्योर करना है। तो जो हमारा शासन है उसको हम अधिक प्रोडक्टिव, अधिक कुशल बनाएंगे, और सिटीजन सेंट्रिक जो मॉडल है उसको भी हम रियलिस्टिक अप्रोच में वहां पर यथार्थ रूप में, मूर्त रूप में स्थापित कर सकेंगे। इसके द्वारा जो है यूथ के लिए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर पाएंगे, और जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट को भी जो है वहां पर बढ़ा पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट को, ठीक है ना। और प्रत्येक नागरिक का सशक्तिकरण कर पाएंगे, जिससे भारत जो है वैश्विक स्तर पर भी अपनी जो लीडरशिप स्किल है उसको अपग्रेड कर पाएगा, इस तरीके की वैश्विक नेतृत्व की जो क्षमताएं हैं उसको विकसित कर पाएगा। तो जो ये NECB 2.0 प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया है, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस है, ट्रेनिंग पे फोकस है, किसके संदर्भ में? डिजिटल स्किल सेट्स पे, ठीक है ना। और अभी जो वर्तमान संदर्भ में जो कंटेम्पररी टाइम पे जो हमारी इंडस्ट्री की डिमांड है उस पे सिंक्रोनाइज करते हुए वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है हमको, उसके लिए परियोजनाओं का शुरुआत किया गया है, जिसको हम NECB 2.0 बोल रहे हैं। अब ये जो परियोजना है किसके द्वारा इसको फंडेड किया जाएगा? तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और इसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो आपकी क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम NIELIT बोल रहे हैं। अब इसका एम क्या होगा बताइए जरा, उद्देश्य क्या होगा? तो सीधी बात है, एक ऐसा स्मार्ट जो है आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमको जनरेट करना है, जिससे जो नॉर्थ ईस्ट के सिटीजन्स हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो समाजार्थिक स्थिति है उसका समग्र आयाम पर उत्थान कर सके, है ना। और उसके लिए हम सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, उससे उनका कौशल विकास करें, उससे उनको शिक्षित करें, उससे उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उससे उनका क्षमता निर्माण करें, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो वहां पर जो आपका इंसर्जेंसी की जो प्रॉब्लम है ना, जो अतिवाद की समस्या है, उससे भी जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में जो चुनौतियां है उसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाएंगे, है ना। तो एक ही संदर्भ के मल्टी डायमेंशनल वहां पर क्या है? आउटकम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2020, बिल्कुल सिंपल है कि लास्ट ईयर जो हमारी रैंकिंग थी उससे भी नीचे घट गई हमारी रैंकिंग। तो इंडिया की रैंक जो लास्ट ईयर 142 थी अब 150 हो गई। तो मतलब हमारे यहाँ जो है इसकी स्थिति खराब हो रही है, ठीक है ना। की पॉइंट्स देख लेते हैं, इसको रिलीज कौन करता है सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। तो भैया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कभी कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड वगैरह भी मिला है क्या? बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है इसको, बताइएगा किस तरीके का अवार्ड मिला है, कंटेक्चुअल पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है? प्रतिवर्ष, तो 3 मई को किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? कि भैया जो गवर्नमेंट से पूरे देशों में, पूरे वैश्विक स्तर पर जो सरकारें कार्यरत हैं उनको रिमाइंडर दिया जाए कि भैया जो आपका कमिटमेंट है लोकतंत्र के प्रति, जो आपका कमिटमेंट है फ्रीडम का, प्रेस की फ्रीडम के संदर्भ में, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपका कैसा हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो वहां से कहीं ना कहीं विचारों की अभिव्यक्ति की बात होती है। आप नेशनल जो हमारा मूवमेंट है हिस्ट्री के अंतर्गत, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो वहां सबसे बड़ी क्या मुद्दा था? यही तो था कि भैया सेंसरशिप ना हो प्रेस में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे एक्ट ना लाए जाए, रेग्रेसिव एक्ट को इंप्लीमेंट ना किया जाए, लोगों को जो है अपने शासन के संदर्भ में अपने नेता को चुनने का अधिकार हो, और वहां सरकार के जो कार्य उनके लिए किए जा रहे हैं अगर वहां पर कोई लूप होल है तो वो उसको बता सके, सरकार निरंकुश ना हो, कहीं ना कहीं वहीं से ये आपकी संदर्भित है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है
कि जो 2022 का ये जो डे था आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा है कि इसके रिफ्लेक्शन में ये भी देखा गया जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, है ना, उनके साथ जो इश्यूज हैं प्रेस फ्रीडम और प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड, उसको भी वहां पर फोकस किया गया। उसी का एक ये क्या है, प्रतिबंध है, बिल्कुल सीधी बात है। और यहाँ पर जो है पत्रकारिता की स्थिति का इवैल्यूएशन भी किया गया, उसमें 180 देशों में रैंकिंग को दिया गया, जिसमें भारत की 150 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि भारत जो है कंटिन्यूड जो है, इसमें स्थिति भारत की खराब है, बैड फॉर जर्नलिज्म के रूप में क्लासिफाइड किया गया है इसको। और उसके साथ ही एक चीज और भी चिन्हित की गई है, हाईलाइट की गई है कि भारत उन डेंजरस कंट्रीज में से एक है जो जर्नलिस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस है ना, कि जो भी जर्नलिस्ट जो हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं अगर, तो जो इनको विसिल ब्लोअर भी बोला जाता है, तो उसके संदर्भ में एक्ट वगैरह भी जीएस पेपर 2 में आप लोग पढ़ते होंगे। तो वहां पर जो है जो भी जॉब प्रॉपर कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, सही चीजों को पब्लिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो डेंजरस कंट्री के रूप में भारत को चिन्हित किया गया। इसमें जो फर्स्ट रैंक है नॉर्वे की है, सेकंड डेनमार्क, फिर उसके बाद स्वीडन, फिर उसके बाद एस्टोनिया, लाटविया, ये सब आप लोग देखते होंगे, है ना, बाल्टिक कंट्रीज के आसपास। तो इसके बाद फिनलैंड है 5th नंबर में। अब ये नार्डिक कंट्रीज है, आप कोई भी जो इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी से रिलेटेड या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस से रिलेटेड कोई भी रैंकिंग देखेंगे तो इन देशों की जो नार्डिक कंट्रीज है उनकी रैंकिंग हमेशा टॉप में होती है, आपने देखा होगा, ये याद रखना है हमको। बॉटम 5 कंट्रीज की बात करें तो सबसे नीचे नॉर्थ कोरिया है ना, किम योंग जोंग वाला, उसको जो है दुष्ट राष्ट्र के रूप में जो है वो चिन्हित भी किया जाता है विदेश संबंध में, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है हमारे फॉरेन अफेयर्स जो आप लोग पढ़ते हैं, तो उसी की है भैया, लास्ट से बॉटम फर्स्ट है उसकी, है तो 180th नंबर में। उसके बाद इरिट्रिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार है ना, लगातार में। तो ये देख जाइएगा। नेबरिंग कंट्रीज में देखें अगर, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज है, उसमें इंडिया के संदर्भ में नेपाल की रैंक 76 है, अब देख लो आप, है ना, नेपाल भी हमसे आगे है, श्रीलंका 146 है, पाकिस्तान बस हमसे पीछे है, बांग्लादेश भी पीछे है 162, चाइना 175 पे, म्यांमार में 176। अब चाइना में इतनी रैंकिंग क्यों पीछे है? क्योंकि भैया डेमोक्रेसी के नाम पे वहां पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, तो वहां ज्यादा अधिकार की मांग नहीं है, जो सरकार ने बोल दिया वो कर दिया, करना ही पड़ेगा। वहां पर ऐसा नहीं कि हम हड़ताल पे बैठ गए, वहां पर फिर दांडिक कार्यवाही भी की जाती है। तो जो सोशलिस्ट कंट्री होती है वहां पर अधिकारों को वरीयता नहीं देते, कर्तव्यों को देते, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या, फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं। इन दोनों की इंपॉर्टेंस है, इसको समग्रता में समझिएगा मेरे शब्दों को, दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह। लेकिन जो डीपीएसपी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ गारंटी दी गई किसकी, फंडामेंटल राइट्स की। अब रैंकिंग जो है बेस्ड है, इसमें स्कोर जो होता है 0 से 100 होता है, 100 मैक्सिमम है, 0 जो है आपका डिनोट करता है किसको, वर्स्ट कंडीशन को। अब पैरामीटर्स क्या है, तो सबसे पहले यहां सारे हर्डल्स को जो है दूर करना है। पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिटिकल आपका कंटेक्स्ट आ गया, फिर लीगल कंटेक्स्ट है, फिर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट है, फिर सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह नहीं होना चाहिए, उस प्रेशर के बिना सभी लोग जो है वर्क कर सके, है ना, मतलब सरकार निरंकुश ना हो, किसी तरीके का राजा वाला जो आप मेडिवल एरा में, एंशिएंट एरा में देखते, तो उस तरीके का प्रावधान ना रहे, वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन हो पावर का, है ना, लोग जो है सशक्त हो, नागरिकों के अधिकार जो है वहां पर सुनिश्चित किए जाए, ये सब संदर्भ है। लीगल कंटेक्स्ट की बात करें तो जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया, वो क्या है, वो ई गवर्नेंस, वो आपकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। तो यहां पर भी जो काम किया जा रहा है विदाउट एनी सेंसरशिप के किया जा सके, है ना, इंफॉर्मेशन के एक्सेस हो, और भी उसके अंतर्गत डोमेन आ जाएंगे, है ना। उसके बाद इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, है ना, मीडिया हाउसेस के लिए। इसके बाद सोशियो कल्चरल जो कंटेक्स्ट है, तो किसी भी तरीके का सोशियो कल्चरल डिस्पैरिटी ना हो, प्रेशर ना हो काम करने में, ये सब बात है। और ये जो आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एनजीओ है, ये बेस्ड है आपका पेरिस में, इंटरनेशनल एनजीओ है, ये एंजॉय करता है कंसल्टेटिव स्टेटस किसके साथ, यूएन और यूनेस्को के साथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल फायर की बात करें तो अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि भैया 1 मंथ के बाद जो आपका एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो आग लग गई थी, है ना, पुणे में, ओला की जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आर्म के अंतर्गत है, तो वहां पर जो है ओला का ही वो व्हीकल है, तो वहां पर आग लग गई थी, तो उसकी जांच के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और बोला इन्वेस्टिगेट करिए कि इस तरीके की जो बैटरीज के कारण जो आग लगने की जो घटनाएं देखी जा रही है वो क्यों देखी जा रही है भैया, वो क्या माल फंक्शनिंग है, उसको रिव्यू करिए आप। तो कमेटी ने ये देखा कि यहाँ पर इनएडिक्वेट टेस्टिंग है। देखिए ये नई आपकी टेक्नोलॉजी है, इस क्षेत्र में नए नए स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो बैटरीज वगैरह के कारण जो आपका वहां पर R&D जो अप्रोप्रिएट लेवल पे होना चाहिए, है ना, तो वो अभी उसमें कमी है। मतलब ऐसा समझिए इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इनएडिक्वेट R&D भी है, वही चीजें यहाँ पर बता रहे कि उसके संदर्भ में जो टेस्टिंग है वो अपर्याप्त है, पहली चीज, ठीक है। और वहां पर जो एक्सपर्टीज है वो भी सीमित है,
है ना, इसके विनिर्माण करने में बैटरीज के। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि जो बैटरीज होती है सारी, तो स्पेसिफिकली उनका अपना खुद का जो है आपका स्पेसिफिकली, है ना, सबका अपना ओन बैटरी चार्जिंग सिस्टम होता है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम भी उसी का होता है हर ईच इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम के लिए, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर थर्मल इंसिडेंट जो है वो भी एक रीजन है, क्योंकि जो बैटरीज है उनको जो है प्रॉपरली वहां पर इंटीग्रेट नहीं किया जाता, एकीकृत नहीं किया जा सका है बैटरी को वाहनों में ठीक से, उसके कारण भी घटनाएं होती हैं। इसके बाद कार हो गया, जो टू व्हीलर्स हो गए, तो उनको जैसे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना, तो उनके लिए जो दी जाने वाली बैटरी है वो आपको पता है लिथियम आयन बैटरी, और वही जो बैटरी मोबाइल फोन में भी यूज होती है। और आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हीट से मोबाइल फोन भी बस्ट होता है, इस तरीके की भी घटनाएं देखी जाती है ना। रीजन क्या है इस फायर की, तो सबसे पहले तो शॉर्ट सर्किट है ना। उसके बाद जो अदर रीजन में देखेंगे तो एक्सटर्नल डैमेज है, मैन्युफैक्चरिंग आपके डिफेक्ट्स है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाना, ओवर चार्जिंग, उसके बाद कॉम्पैक्टेड बैटरी डिजाइन भी है ना। तो अभी शुरुआती फेज में है ये आपका, तो इस तरीके की जो है लूप होल्स वहां पर देखे जा रहे हैं। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो सारे सेल्स में इंटरकनेक्टेड होता है लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ। तो ये जो है बिल्कुल कंटिन्यूअस कांस्टेंट, मतलब आपको देखेंगे आप तो कांस्टेंट रूप से ये मेजर करता रहता है वोल्टेज और करंट को, जो इस पूरे सर्किट से फ्लो होता रहता है, ठीक है। इसमें कई सारे जो हैं वो टेम्परेचर सेंसर लगे रहते हैं कि विभिन्न जो आपके भाग हैं वहां पर किस तरीके का टेम्परेचर है, तो उसके बारे में जानकारी प्रदान करता रहता है वो। इसके बाद बैटरी प्रबंधन प्रणाली में बैटरी पैकिंग वगैरह और भी अन्य जो आपके मापदंड है उनकी भी गणना करने में ये आपका सहायक है, ये जो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे कि आप देखेंगे कि डिस्चार्जिंग रेट क्या है ना, चार्जिंग रेट क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। बेनिफिट्स क्या है, तो सबसे पहली चीज एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, एनवायरमेंट के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट है, बायोडायवर्सिटी के लिए पॉजिटिव जो है आपका इसका इंपैक्ट है ना। इसकी जो रनिंग कॉस्ट से कम है, आरएनडी के कारण नई टेक्नोलॉजी में पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो वो वाइबल होता है, सस्ता होता है, ठीक है ना, एनवायरमेंट के एस्पेक्ट से भी और मॉनेटरी टर्म्स में भी, है ना, और ह्यूमन हेल्थ के कंसर्न से भी। तो यहां पर लो रनिंग कॉस्ट होगी लॉन्ग टर्म में, और इसका मेंटेनेंस कम होता है। बहुत सारे जो मोटर्स होते हैं वो आपके क्वाइट और स्मूथ ऑपरेशन भी देते हैं, एक्सेलरेशन भी स्ट्रॉन्गर होता है इसमें, ठीक है ना। और जो यहां पर मेंटेनेंस देखेंगे जैसे इंटरनल कंबशन इंजन के कंपैरिजन में आप देखेंगे इसमें, तो आंतरिक दहन इंजन की तुलना में इसमें जो है मेंटेनेंस की आवश्यकता कंपैरेटिव बात कर रहे हैं तो कम होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो 77% इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको कन्वर्ट करती है ना, जो ग्रिड से पावर को दिया जाता है ना, व्हील लेवल पे, है ना। तो ये जो ग्रिड से पहियों पर जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो वो 77% से ज्यादा विद्युत ऊर्जा को वहां से परिवर्तित करती है, एफिशिएंसी ज्यादा हो गई। ऊर्जा निर्भरता जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स में है उसको कम करने में सहायक है, ठीक है ना। इसके बाद सरकार भी यहां पर सब्सिडी दे रही है, बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रही है ना, किसको, जो भी ईवी जो है आपके व्हीकल्स वगैरह या ईवी व्हीकल्स के डोमेन में काम कर रही है ना, फेम 1 फेम 2 आप लोगों ने सुना होगा, है ना, ठीक है। तो जो भी उत्पादन में कार्यरत आपके स्टार्टअप्स हैं, जो फर्म है, उनको वो इंसेंटिव भी दे रहे हैं। भारत में इसकी जो संभावनाएं बहुत ज्यादा है ना। निजी क्षेत्र द्वारा जो है यहाँ पर उनके प्रभुत्व की अनिवार्यता की सराहना की गई है कि भैया प्राइवेट प्लेयर्स भी आइए यहाँ पर और अपनी जो है काम एफिशिएंसी से करिए, उसको भी इन्वाइट कर रहे हैं। बहुत सारी एमएनसीज है, जैसे अमेजॉन है आपका, स्विगी है, जोमैटो है ना, जो आइका है आपका, ये आपके डिप्लॉय भी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिलीवरी कर रहे हैं, ये आपके डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर रहे हैं, डिलीवरी वगैरह कर रहे हैं उससे। महिंद्रा जैसे जो आपके कार मैन्युफैक्चरर है, ओला जैसे जो आपके कंज्यूमर है, वो आपकी यहाँ पर पार्टनरशिप कर रहे हैं। जैसे टाटा मोटर्स हो गया, तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सर्विसेज वो सुनिश्चित कर रहा है, उसके लिए ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के साथ भी वो साझेदारी कर रही है। तो ये एग्जांपल अपने पास रख सकते हैं। चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहले तो फंड की प्रॉब्लम है, दूसरी चीज आरएनडी की प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनएडिक्वेट पूरा इससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इनएडिक्वेट है अभी, है ना, नासेंट स्टेज में है यहाँ पर आरएनडी। फिर लोग जो है वहां पर मोटिवेट नहीं, क्योंकि हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोविड के कारण ही बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। तो इस तरीके का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कहां से आएगी जब तक इंसेंटिव नहीं देगी गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट लेवल पे। इसके बाद जो लिथियम बेस्ड जो बैटरी के द्वारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके आमतौर पर क्या होते हैं, संचालित होती है, तो इन बैटरियों को आमतौर पर 200 से 250 किलोमीटर पर चार्ज करने की आवश्यकता होती है। तो इतना बड़ा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं किया जा चुका है, तो चार्जिंग पॉइंट्स का जो सघन उपस्थिति उसको सुनिश्चित करना अपने आप में चुनौती है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसके चार्ज होने में, जो आपका ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसको चार्ज होने में, जैसे फुल चार्ज करेंगे अगर अपन, तो उसमें लगभग जो है आपका 12 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर 12 आवर्स का टाइम लगता है उसमें, तो ये जो रेट है, जो रीजन है, वो बहुत कम है, ठीक है। तो साथ ही इसमें जो इलेक्ट्रिकल जो भी एनर्जी है उसका कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, उसके संदर्भ में अगर आप इसको देखेंगे कि किस तरीके का सेक्टर है, तो ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है,
है ना। तो दीर्घकालिक संदर्भ में आपका ये वाइबल हो सकता है, लेकिन शुरू में अत्यधिक निवेश की जो है आवश्यकता है और इस तरीके की चीजें भी इसको हतोत्साहित करती है। ये भी एक तरीके की चुनौती है। उसके बाद यहां पर देखेंगे कि जैसे बैटरी है, सेमीकंडक्टर्स है ना, जो भी इसका इनपुट है उस संदर्भ में भी भारत जो है उसके उत्पादन में तकनीकी रूप से हमारे यहाँ जो है अप्रोप्रिएट मात्रा में उसका जो मतलब अपेक्षित रूप में उसका जो है उत्पादन नहीं होता है हमारे यहाँ। इसके बाद आगे का रास्ता क्या है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना चाहिए, लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करना चाहिए, दोषपूर्ण जो उत्पादन है उसको रिव्यू करना चाहिए हमको, है ना। ऊष्मा के प्रति जो आपके सेंसिटिव स्विच होते हैं इंटरनल लेवल पे वो लगाए जाने चाहिए, ताकि जब ज्यादा हीटिंग हो तो इंजन अपने आप जो है स्विच ऑफ हो जाए। इसके बाद बैटरी का उत्पादन है, उपयोग है, रख रखाव है, यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें बैटरी की सर्विसिंग के लिए सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए जो है वहां पर सख्त जो है आपके मानदंडों को वहां पर इंप्लीमेंट करना आवश्यक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। मैं आपको पहले एक ओवरव्यू देता हूं कि दरअसल ये है क्या, क्या हुआ था, तो हम थोड़ा सा टाइमलाइन देखते हैं, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के क्या कारण है वो भी देखेंगे हम लोग, है ना, अच्छे से। देखिए भारत में नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी के रीजंस है उनमें सबसे पहली तो एथनिसिटी आ जाती है। एथनिसिटी आप कैसे देखेंगे कि वहां पर अगर देखेंगे आप तो पहाड़ियों के नाम पे, जैसे मीजो है आपकी, मिश्मी है आपकी, है ना, नागा है आपका, है ना, जो आपके मैतेई है आपके, बहुत सारे क्या है निर्जातीय वहां पर जो भिन्नता देखी जाती है ना। तो कई सारी वहां पर डाइवर्सिटी, तो उसके कारण उनके अपने जो है पर्सनल क्या है कस्टम्स है, तो जब वहां पर इंटरफेयर होता है तो वहां पर प्रॉब्लम्स देखी जाती है, पहली चीज। दूसरा वहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की भी कमी है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेफिसिट है, जैसे वो ट्रांसपोर्ट की भी जो है उसकी भी कमी है और कम्युनिकेशन की भी। दुर्गम क्षेत्र है तो वहां पर भौगोलिक अवस्थिति जो है उसकी बहुत ज्यादा दुर्गम है, तो डेवलपमेंट डेफिसिट है वहां पर। उसके बाद जो आपका गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वो उस क्षेत्र में है, तो ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है, वहां पर टेरर फाइनेंसिंग होती है जो उसका मेन सोर्स है आपका, ठीक है ना। उसके बाद अप्सपा एक्ट को भी एक प्रभाव के रूप में देखा जाता है, एक कारक के रूप में, मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों के कारण वहां पर अलगाववाद जो आपका दृष्टिकोण है उसको प्रश्रय मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, ठीक है ना। तो त्रिपुरा में बहुत सारा अच्छे मॉडल को वहां पर इंप्लीमेंट भी किया गया इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए, है ना। अरुणाचल में आप देखेंगे मुद्दा हमेशा चकमा शरणार्थी का है। जो असम में भी स्वायत्तता के संदर्भ हमेशा देखा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए ये रीजन है। उसके बाद हम यहाँ पे टाइमलाइन देखते हैं नागा पीस अकॉर्ड का, जो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले टाइमलाइन देखेंगे तो 1881 तक क्या था, जो आपका नॉर्थ ईस्ट था वो फुल्ली जो कंट्रोल था ब्रिटिशर्स के कारण था, ब्रिटिशर्स के संदर्भ में था। अब आजादी तक है, लेकिन जो कंट्रोल्ड जो आपका वैसा सब्रेसिव वाला है वो 1881 तक देखा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो एनएनसी बनता है आपका, जिसको हम बोलते हैं नागालैंड नेशनलिस्ट काउंसिल, ये आपकी बनती 1945 में। इसमें इनका लीडर था जिसका नाम था पीजो। क्या नाम था? पीजो। अब पीजो ने क्या बोला था कि हमको जो अपना स्टेटस चाहिए 1881 के पहले जैसा चाहिए। 1881 तक जो है हम एक तरीके से स्वतंत्र थे, उसके बाद हम ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आ गए, तो हमको भैया स्वतंत्र रहना है, ठीक है। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता होता है तो जो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता अलग से घोषित कर दिया और झंडारोहण भी किया, ठीक है ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इनसे जो है अकॉर्ड करने की, समझौते करने की कोशिश भी की, लेकिन जो एनएनसी था उसने नहीं माना। 1958 में जो आपका आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है वो नागालैंड क्षेत्र में आरोपित किया गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद नागालैंड जो है 1963 में क्या हो गया, जो आपका इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उसको स्टैब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि पहले जो था नागालैंड, आप देखेंगे मैप में भी देखेंगे तो जो नागालैंड था आपका पहले वो असम का ही पार्ट था, ठीक है ना। किसका पार्ट था? असम का पार्ट था, ठीक है। अब जो एनएनसी था जब ये स्वतंत्र राज्य बना तो उससे भी असहमत था, और यहीं से जो है इंसर्जेंसी की वहां पर शुरुआत होती है। कब? 1967-68। अब ये पैरेलल में देखेंगे तो यहां पर अब एंट्री है किसकी? नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी की, है ना। अब सारी चीजों को कनेक्ट करके चलिएगा, ठीक है। अब 1975 में एक अकॉर्ड होता है नागालैंड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, जिसको हम बोलते हैं 16 पॉइंट अकॉर्ड, ठीक है ना। अब ये जो है इसको मूर्त रूप जब दिया गया, इसी जो आपका 16 पॉइंट अकॉर्ड था इसको बोला गया शिलोंग अकॉर्ड। क्या बोला गया? शिलोंग अकॉर्ड। अब इसको भी एनएनसी ने नहीं माना, है ना। भारत के अंतर्गत जो है नहीं माना कि भारत के अंतर्गत है ना, नागालैंड जो है स्वतंत्र नहीं है ऐसा उसने नहीं माना, तो इससे भी असहमत था। फिर फाइनली जो ये शिलोंग अकॉर्ड है 1975 में हुआ था, लेकिन एनएससीएन का जो आपका
अकॉर्ड है NSCN का जो गठन है आपका वो शिलोंग अकॉर्ड के बाद होता है। मतलब शिलोंग अकॉर्ड कब हो गया आपका 1975। ये हमारे यहाँ पूरे भारत में भी जो है वो एक काले इतिहास के रूप में याद किया जाता है। आपातकाल की स्थिति वगैरह इसी दौरान देखी जा रही है ना। पॉलिटिकल वैक्यूम है, पॉलिटिकल जो है वहां पर राइवलरी देखी जा रही है एक तरीके से, है ना। जनता दल सरकार और संपूर्ण क्रांति सारा दौर चल रहा है अभी पूरे देश में जो है वो अस्थिरता का दौर चल रहा है। ठीक है, तो 1980 में फिर गठन होता है भैया NSCN का, जो NNC से अलग होकर बनता है और किसके द्वारा बनता है, इजाक मुइवाह जो है उसके द्वारा, और इसी को बोलते हैं हम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और यही अभी रिस्पॉन्सिबल है 44% इंसर्जेंसी का जो इंसिडेंट होते हैं नागालैंड में 2020 में जो हुई। यही डेटा अभी बताया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। क्यों बताया? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है ये। ठीक है, अब समझिए ये जो NSCN था इसमें भी विभाजन हो जाता है। कब हो जाता है? तो भैया 1988 में हो जाता है। इसमें दो ग्रुप बन जाते हैं। क्या? दो ग्रुप बन जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसमें जो दो ग्रुप है कौन कौन से बन जाते हैं? तो जो पहला ग्रुप बनता है किसमें बात कर रहा हूं मैं, NSCN में। विभाजन कब हुआ? 1988 में। तो एक ग्रुप बनता है आपका IM, जिसको बोलते हैं इजाक मुइवाह ग्रुप, है ना। ये आपका वायलेंस जो अगर देखेंगे कंपैरेटिव तो इसमें कम देखा जाता है। 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसने सीज फायर कर लिया था। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है आपका जिसको खापलांग ग्रुप बोलते हैं, ये जो वायलेंस करता है वो एक्सट्रीम है, ये शामिल नहीं हुआ भारत में कार्यवाही किया इसके खिलाफ। तो ये जो है आपका फ्री मूवमेंट रजीम देखते हैं, बिल्कुल आपका कनेक्टेड है, पोरस बॉर्डर बोलते हैं म्यांमार से। तो ये जो है यहां से भाग के म्यांमार में स्थापित हो गए और वहीं से जो है अपनी कार्यवाहियों को अंजाम देते रहे। समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो फाइनली 2015 में जो नागालैंड पीस अकॉर्ड होता है, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया वहां पर ये जो पीस अकॉर्ड हुआ इसमें बोला कि यहां पर शेयर्ड सोवरेनिटी की बात की, मतलब साझा संप्रभुता की बात की, कि भैया आप स्वतंत्र नहीं है, आप स्वायत्त नहीं है, यहां पर साझा संप्रभुता को जो है लागू किया जाएगा। इसमें स्वायत्तता दिया जाएगा, यहां पर आपको इंडिपेंडेंट टेरिटोरियल काउंसिल बना दी जाएगी, लेकिन संप्रभुता तो आपकी भारत के अंतर्गत है, क्योंकि भारत संप्रभु है, हम संप्रभु हैं, है ना। तो NSCN ने इसको भी नहीं माना और उससे भी जो है इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम हुई। और आप म्यांमार में देखेंगे कि लगातार जो है वहां पर मुद्दा बना रहता है। अब हम इस आर्टिकल को देखते हैं, मैंने सारी चीजें आपको बता दिया। अब यहां पर जो हाईलाइट किया जा रहा है, हाईलाइटेड जो पॉइंट बताए जा रहे हैं, जिसमें MHA की रिपोर्ट भी है। तो मेन जो NSCN ग्रुप है वो अस्तित्व में आया 1980 से। फेल्योर था ये किसका? 1975 के शिलोंग अकॉर्ड का। क्या मैंने आपको ये बता दिया? बिल्कुल बता दिया, है ना। अब वही सारी चीजें, इसको रीडिंग मान लीजिएगा कि NSCN जो है IM उन्हीं में से एक है जब विभाजन हुआ 1988 में, ठीक है ना। अब खापलांग ग्रुप की बात करेंगे, वो जो है ज्यादा वायलेंट है। अब ये समझिएगा कि समय समय पर सरकार ने बहुत सारी यहाँ पर जो है वो मेजर्स भी लिए, लेकिन उसका कोई प्रभावी जो है वहां पर रिजल्ट अभी तक जो है अपेक्षित स्तर पर नहीं देखा जा रहा है। तो अभी भी जो आम जनजीवन उसको प्रभावित करने वाली गतिविधियां वहां पर लगातार होती रहती है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक सुरक्षा और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चुनौती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बहुत सारी जगह जो ये गुट है आपके, वहां पर भारत सरकार के साथ संघर्ष विराम भी है। लेकिन वर्तमान में म्यांमार में जो स्थित है आपका NSCN के युंग आंग गुट, वो केवल एक जो है ऐसा ग्रुप है जो अभी भी एक्टिव है। 2019 की तुलना में जो हिंसक घटनाओं की संख्या है उसमें 45% की गिरावट जरूर देखी गई है। और राज्य में अगर इस वर्ष में देखें तो कोई भी नागरिक और सुरक्षा बलों में किसी की मौत नहीं हुई, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। इसके बाद 2020 में जो राज्य में उग्रवाद की घटनाएं हैं, इसमें जो NSCN IM है इसका जो योगदान है भैया, तो अकेले 44%, ये डेटा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसके बाद जो अपहरण के मामले थे 2019 के कंपैरिजन में 2020 में, इसमें भी 33% की गिरावट देखी गई है। उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें नागा विद्रोही जो समूह है हिंसक घटनाओं को अंजाम देने में शामिल थे, है ना, ठीक है। मिजोरम, सिक्किम और जो त्रिपुरा है उसमें वो एरिया भी लगभग शांतिपूर्ण रहा और इन क्षेत्रों में जो है राज्यों की सुरक्षा में जो है बहुत अच्छी जो है वहां पर इंप्रूवमेंट देखी भी गई है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि 2015 में समाधान खोजने के लिए जो मैंने आपको फाइनली नागालैंड पीस अकॉर्ड के बारे में बताया है वही यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। और 1997 से जो भारत सरकार है और नागा विद्रोही जो ग्रुप है उनके बीच में जो है बातचीत हमेशा चलती रही कि किस तरीके से नेगोशिएशंस किया जाए। उसी का उद्देश्य था कि नागा शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना है, जो 2015 में फाइनली हुआ। अब इसमें चुनौती क्या है? तो सीधी बात है कि ये चाहते हैं जो NSCN IM के हमारा अपना झंडा हो, हमारा अपना राष्ट्रीय ध्वज हो, संविधान, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और अभी वो देख भी रहे हैं आपकी जो आर्टिकल 370 उसको स्क्रैप किया गया है। तो केंद्र को उन मांगों तक को मानना भी जो है अब वो चुनौतीपूर्ण है, ठीक है ना। तो इससे अन्य राज्यों को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो कितने राज्य बन जाएंगे? फिर कंडीशन वही हो जाएगी 1947 क्या कि हमारे 576 रियासत थी, सब देश बनना चाह रहे थे। तो पूरे विश्व में जो है देशों की संख्या कितनी हो जाती है और
भारत कितने पार्ट में बट जाता। वैसे भी विखंडनकारी शक्तियां उस समय बहुत ज्यादा मौजूद थी। कब? 1947 में। तभी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने हमारे भारत को एकीकृत किया था। ऐसे जो है आप उसको कनेक्ट करिएगा। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि नागालैंड पर भी जोर दे रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार तक ये फैला हुआ है ना, तो ये नागालैंड पे ज्यादा जोर दे रहे हैं ना स्वतंत्रता के लिए। यहां पर कई सारा सीमा विवाद भी है नागालैंड का पहले से असम के साथ। क्यों होगा सीमा विवाद? क्योंकि पहले एक ही थे वो, ठीक है ना। तो इस संघर्ष को हल करने के प्रयासों में भी अभी वांछित रूप से कोई भी जो है आउटपुट या फ्रूट्स नहीं देखे गए, फल नहीं मिला है ना। अब इन मुद्दों से निपटने के लिए जो एक और चुनौती है, तो सबसे ज्यादा एथनिसिटी में जो डाइवर्सिटी है उसके कारण ट्रेडिशंस में जो है रीति रिवाज, पारंपरिक मूल और उनके जो उनके निजाति या जातीय जो संदर्भ है उसमें जो उनकी आकांक्षाएं हैं उनके साथ साथ चलना, जो आम सहमति है उनको विकसित करना और सौहार्दता विकसित करना एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। ये सैलेड बाउल प्रिंसिपल है। बताइएगा, मैंने कई बार आपको बताया कि सैलेड बाउल प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नागालैंड है और नागालैंड में जो समानांतर सरकार है ना, उसके अंतर्गत जो विभिन्न आपके पॉलिटिकल ग्रुप्स है उसमें भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, इस तरीके की प्रथाएं भी देखी जाती है। ये भी चुनौती है। यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट को मोबिलाइज करने के लिए, है ना, वहां पर अच्छी खासी रकम हासिल करने के लिए आसानी से ये जनजातियों के भीतर इस तरीके की प्रतिद्वंदिता का लाभ अपने लाभ के लिए उसको चैनलाइज करते हैं। आगे का रास्ता क्या है? तो सबसे पहली बात, ये जो नागा शांति समझौता है उसके विचार और ज्ञान का संचार विलेज लेवल पे बहुत मिनिमम है। उसके बाद नागा आदिवासी समूहों का एकीकरण करना आवश्यक है। लोगों को अवेयर करने की जरूरत है और इस मुद्दे का जो ठोस समाधान खोजने की आवश्यकता। उसके लिए सबसे पहली चीज है ट्रस्ट बिल्डिंग, कि भैया आप इसी देश के हो, इस देश में आपके अस्तित्व जो है वो एक अपेक्षित स्तर पे जो सारे लोगों का है वही आपका भी है। तो आप भी उतने ही जो आपके अधिकार है उनका उपभोग करोगे इस देश में, और आपको उतने विकास के आयामों को उपलब्ध कराया जाएगा, है ना, ताकि आप अपने जीवन में सर्वांगीण आयाम पर विकास कर सके। इसके बाद जो विभिन्न कबीलाई समूह हैं उनके बीच जो साझा लक्ष्य है उनकी प्राप्ति के लिए राजनीतिक समूह के बीच जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन, उसको कम करने की आवश्यकता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो विभिन्न आपके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सिविल सोसाइटी के पार्टिसिपेशन को भी वहां पर प्रायोरिटी में रखने की जरूरत है। जैसे सरकारी संगठन है, चर्च ग्रुप है, महिला संघ है, तो निचले स्तर पर मतलब बॉटम टू अप अप्रोच को वहां पर इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बनाना, जो इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहां पर बिल्ड करना, इंडस्ट्री के लेवल पे डेवलपमेंट करना, स्पोर्ट्स के लेवल पे डेवलपमेंट करना, तो वहां पर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में भी काम करने की भारत सरकार को आवश्यकता है और ये अब हमारी सरकार प्रायोरिटी पे रख के कर भी रही है। और उसमें जो है उनको विभिन्न जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें उनको एप्रोप्रिएट लेवल पे जो है उनको विशेष आरक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए और उन्हें उनके जो कल्चरल राइट्स हैं, उनके जो आपके विशेषाधिकार है, उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार को देना चाहिए। वैसे भी आर्टिकल 29, 30 देखेंगे, शेड्यूल 5 जो अनुसूची 5 और 6 देखेंगे तो उसके माध्यम से किया भी गया। अब उनको यथार्थ रूप में उनको उपलब्ध करने की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार वगैरह कम करने की आवश्यकता है। और जो सरकार के जो आपके मतलब समझ लीजिए जो सरकारी सेवाएं हैं उनको जो वहां पर उपलब्ध कराई जा रही, तो वहां पर सिटीजन सेंट्रिक जो मॉडल है उसको भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। पीडीएस सिस्टम उसमें सुधार करने की आवश्यकता है ताकि जो रिमोट एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनको भी सीधे तौर पे जो है आर्थिक सहायता जो है समुचित या अप्रोप्रिएट मात्रा में उपलब्ध कराई जा सके। उसके बाद वहां पर बैंकिंग सिस्टम को जो है वो अप्रोप्रिएट मैनर में जो है डेवलपमेंट करने की जरूरत है, डेवलप करने की जरूरत है, जो वर्तमान में जो है दयनीय स्थिति में है। इसके बाद वहां पर ट्रस्ट बिल्डिंग जो है करना आवश्यक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है बिल्कुल कंटेक्चुअल है, यहाँ पर पॉइंट देखेंगे हम तो यहां पर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट जो आपका 2022 है उसके अंतर्गत बताया गया कि जो 10% टोटल फॉरेस्ट एरिया अर्थ में उसका लॉस हो जाएगा। कहां? 30 इयर्स में लॉस हो गया है, अभी 30 साल में 10%। तो विश्व के वनों की स्थिति जो है ये जो जारी करता है ये बाय एनुअल जारी करता है कौन? जो आपका यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। की हाइलाइट्स देखें अगर तो एनुअल ग्लोबल कंजम्पशन जो नेचुरल रिसोर्सेज का है इसमें जो इंक्रीमेंट है 190 बिलियन हो गया, 2060 तक हो जाएगा, 2017 में अभी 92 बिलियन से। अब समझिएगा, ठीक है। तो अब ये जो है इतना ज्यादा जो है खपत बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं? तो उसके प्रपोर्शन में अगर वो चीज कोई भी चीज का जिसका हम उपभोग कर रहे हैं उस उपभोग की दर बढ़ जाए और उसके उत्पादन की दर कम हो जाए तो क्या होगा? वो चीज नष्ट हो जाएगी। तो अगर वो नष्ट हो जाएगी, अब यहां पर अगर वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, उसका सीधे ह्यूमन के हेल्थ पे, ह्यूमन के लाइफ पे नेगेटिव इंपैक्ट है। कोविड वगैरह आप देख ही रहे हैं, उसी का साइड इफेक्ट है। कई सारे ऐसे नए रोग देखे जा रहे हैं, है ना। तो यहां पर 1990 से 2020 के बीच बता रहे हैं कि 30 वर्षों में दुनिया ने अपने जो टोटल वन क्षेत्र का टोटल
420 मिलियन हेक्टेयर, परसेंटेज में याद रख सकते हैं लगभग 10.34% जो है लॉस कर दिया है। बहुत बड़ा डेटा है और बहुत ये खतरनाक स्थिति है। इसके बाद जो वन की कटाई की दर है उसमें गिरावट आ रही है, लेकिन 2015 से 20 के बीच में आप देखेंगे तो लगातार जो आप देखेंगे तो हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वन जो है नष्ट होते गए। 2000 से 2020 के बीच लगभग 47 मिलियन हेक्टेयर प्राथमिक जो प्राइमरी फॉरेस्ट है वो भी नष्ट हो गया। अब इसमें से कुछ ही हमको जो है डेटा रखना, ये नहीं कि आप 20 पॉइंट याद रख रहे हैं, है ना। ये तर्क की पुष्टि के लिए कि इतने जो है यहाँ पर लॉस हो रहा है, उससे क्लाइमेट चेंज जो है वो बढ़ रहा है, वहां से ग्रीन हाउस एमिशन बन रहा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, कोविड जैसी महामारी का सामना करना पड़ रहा है ना। संसाधनों के प्रति जब प्रतिद्वंदिता होगी, कंपटीशन होगा, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है ह्यूमन पे भी पड़ेगा, एनिमल पे भी पड़ेगा, मैन ह्यूमन जो है कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज पे भी दबाव पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें कनेक्ट करिएगा। और वनों की कटाई और वन क्षरण से जो है बायोडायवर्सिटी खतरे में। वन वैश्विक जो भूमि क्षेत्र है उसका जो 4.01 जो 06 बिलियन हेक्टेयर, परसेंटेज याद रखिएगा, ये ज्यादा इजी होगा, 31% जो है उसको कवर करता है। जो फॉरेस्ट है टोटल अगर लैंड एरिया देखें, है ना, पूरे वैश्विक स्तर पर, तो वो टोटल लैंड एरिया के 31% को कवर करता है ना। और वो जो स्थलीय पौधे हैं या पशु प्रजाति है, उनके विशाल आबादी को आवासन भी प्रदान करती है ना। अब यहां पर देखेंगे अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है ना, उसके कारण और जो शहरीकरण है उसके कारण जो है लगातार वन और जैव विविधता जो है खतरे में है। अगर अब अतिरिक्त कार्यवाही नहीं किया गया, एडिशनल एक्शन नहीं लिया गया, जैसे INDC है, पेरिस क्लाइमेट चेंज है, तो यहां पर सब देशों को आगे होने की जरूरत है। ये नहीं कि वहां पर यूएस ने बोल दिया कि हम अपने लोगों के लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। कैसे नहीं करोगे यार, आपने तो सबसे ज्यादा दोहन किया है। आप क्रिटिसाइज करते हो कि भारत को भारत न करे। भारत तो अभी जो है उस स्टेज में कि हमारे यहाँ जो सेकेंडरी सेक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको बूस्ट करने की आवश्यकता है। इसीलिए भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है वो केंद्रित है, ठीक है ना। अब समझिएगा, उसको प्रायोरिटी में रखा गया। तो यहां पर ये बोला गया कि अगर अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की गई तो जो आपके डिफॉरेस्टेशन है ना, 2016 से 50 के बीच में ट्रॉपिक्स के अंतर्गत बोल रहे हैं, तो केवल वहां पर जो है वहां पर रिजल्टेंट बता रहे हैं कि उसके अंतर्गत जो एमिशन है 169 गीगाटन का CO2 का, उसके इक्विवेलेंट जो है, उसके इक्विवेलेंट इतने वनों की कटाई कर दी जाएगी, ऐसा अनुमान है ना। ये आप देखिए, ये सिर्फ समझिए, डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद वैश्विक स्तर पे बात करें तो जो जोखिम के लेवल पे जो वल्नरेबल ग्रुप्स में है ना, उसमें पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, उसमें डिफॉरेस्टेशन की या वनों की कटाई या गिरावट के संदर्भ में, उससे कम से कम 260 गीगाटन ऐसा रिसोर्सेज है जो मुश्किल से फिर आपका रीगेन होगा, है ना। पुनर्प्राप्त कार्बन की बात कर रहे हैं, विशेष रूप से जो आपके मैंग्रोव्स हैं, पीटलैंड है, या आपके जंगलों में जो दलदली क्षेत्र, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोडायवर्सिटी के लिए। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत एनरिच्ड होती है ना। इसके बाद 250 उभरती जो है कम्युनिकेबल डिसीज है, उसमें से 15% जो है वनों की कटाई के कारण है। 1960 से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जो नई बीमारियों में से 30% ऐसी बीमारी है जो वनों की कटाई और जो लैंड यूज में हमारे यहाँ परिवर्तन देखा गया, जो लैंड यूज का जो आपका पैटर्न है उसमें जो बदलाव, वो उसको जिम्मेदार ठहराया गया। वनों की कटाई, जैसे कि जो वनों की कटाई होती है उससे जो ट्रॉपिकल एरिया, वहां पर डेंगू, बुखार, मलेरिया जैसी कम्युनिकेबल जो डिसीज है उसमें भी जो है वृद्धि होती है, उसको भी एक कारक के रूप में देखा गया है। अब कोविड-19 के कारण जो है, कोविड-19 जो महामारी, उसके कारण भूख और गरीबी का उन्मूलन और ज्यादा चुनौतीपूर्ण और अनिवार्य हो गया, और ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा तो गरीबी और भूखमरी और बढ़ती रहेगी, है ना। तो अवैध वन्यजीव व्यापार को कम करने के लिए, भूमि उपयोग का जो परिवर्तन है उसको रैशनल बनाने के लिए, निगरानी का स्तर वहां पर बढ़ाने के लिए, महामारी को रोकने के लिए वैसी भी जो अभी लागत है वैश्विक रणनीतियों की, वो 22 बिलियन से 31 बिलियन डॉलर की है। इसके बाद आप देखेंगे कोविड-19 के कारण 124 मिलियन लोग जो और थे वो ऐड हो गए और अत्यधिक गरीबी के शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो थे डिपेंडेंट थे किस पर, तो अब इनकी जो डिपेंडेंसी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, जो ईंधन जो है वो सस्ता ईंधन, तो लकड़ी आधारित ईंधन पर हो जाएगी, तो उसका भी दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है और भी ये भूखमरी गरीबी के स्तर को जो है वो इंटेंस कर सकता है। सब सहारन अफ्रीका जो है वहां पर 1 अरब लोग जो है 2025 तक चारकोल और ईंधन जैसे जो आपके पॉल्यूशन से रिलेटेड जो आपके फ्यूल आइटम्स है उस पर डिपेंडेंट रहेंगे। 2005 तक जो आपका 2050 तक मतलब 2050 तक वैश्विक जनसंख्या का जो 9.7 बिलियन लोग हैं, है ना, वो उनकी जनसंख्या का एक लेवल बता रहे हैं कि 2050 तक जो वैश्विक जनसंख्या 9.7 बिलियन हो जाएगी। उसके लिए भूमि के लिए भी कंपटीशन बढ़ेगा, तो 2050 तक भूमि के लिए भी बढ़ेगा, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट, उसके बाद वो इतनी बड़ी आबादी है उसके भोजन की मांग में जो वृद्धि बताई जा रही 35 से 56% तक बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट डेटा ये अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद जो आपका बायोमास एक्सट्रैक्शन है, जो एनुअली ये बात कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि ये 2060 तक जो है 44 बिलियन हो जाएगा, 2017 में 24 बिलियन था। डिमांड जो फॉरेस्ट बेस्ड बायोमास की है वो एक्सपेक्टेड है कि वो और बढ़ेगी,
क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन और पैकेजिंग और अर्बनाइजेशन और बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और पीक पे जाएगा। इसके बाद जो रिस्टोरेशन की बात करें, रीस्टोरेशन की मतलब पुनर्नवीनीकरण की बात करें, जो निम्नीकृत भूमि है ना, तो 2020 से 50 के बीच वातावरण से प्रति वर्ष जो है 0.9 से 1.5 गीगाटन CO2 के समकक्ष कंपेयर करके बता रहे हैं, है ना, लागत प्रभावी ढंग से जो है वो उसको काउंटर कर सकता है वहां से। ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं। इसके बाद जो ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज है, उसके माध्यम से 140 से अधिक देशों ने 2030 तक जो वनों का लॉसेस है, वन की हानि है, उसको समाप्त करने का संकल्प लिया। इंपॉर्टेंट डेटा, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड स्टेटमेंट में बताना है कौन से करेक्ट ऑप्शन। तो पहला ये कि इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2016 में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये आरबीआई एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया है ना, और ये जो आरबीआई एक्ट है उसी के अंतर्गत जो है इसको फॉर्मुलेट करने के लिए किया। क्या करेगी ये? तो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगी, उसके अंदर जो है वो टारगेट्स को डिसाइड करेगी कि किस तरीके से जो मनी है उसके डिमांड एंड सप्लाई को व्यवस्थित किया जाए। इसके अंतर्गत जो है 6 सदस्य होते हैं, जो 4 साल का टेन्योर होता है उनका, बिल्कुल ठीक है। और इनका जो है ये एलिजिबल नहीं होते हैं री अपॉइंटमेंट के लिए, तो बिल्कुल चारों स्टेटमेंट ठीक है। इसका आंसर आपको ऑल ऑफ द अबव ए जो है ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसने सस्पेंड कर दिया भैया सप्लाई कोवैक्सीन वैक्सीन का। इसके बाद ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूएन की। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ये कि जो ये फंक्शनिंग में आई जब से, ये इसने जब से फंक्शन करना स्टार्ट किया तो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ ने, बिल्कुल ठीक है, वही आपका वर्ल्ड हेल्थ डे है, ठीक है ना। ये 7 अप्रैल 1948 से सक्रिय, यही आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। लास्ट में ये है कि इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही ही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।